बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सेकंड लेक्चर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने दो साइंटिस्ट के वर्क जो है वो देखने हैं। सबसे पहले हम अल-राज़ी के बारे में देखेंगे और उसकी हिस्ट्री में जानेंगे कि उसने कैसे कैसे जो है वो बुक्स लिखी थी और क्या कुछ किया था उसने। और बाकी जो है फिर हमने डोब्राइनर के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम अल-राज़ी के बारे में देखते हैं कि अल-राज़ी जो है वो क्या साइंटिस्ट था और उसने क्या काम किया था पीरियोडिक टेबल के ऊपर, या कुछ और काम जो किए थे वो क्या काम किए थे जी। तो अल-राज़ी के बारे में देखते हैं जी। तो अल-राज़ी जो है उसने सिंपल, आपने जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। तो जो सिंपल बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर। बस इतना लिखा हुआ है। ये एक लाइन जो है वो आपने याद रखनी है, वो ये है कि अरेंज, ये जो अल-राज़ी था इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर किया था? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। जैसे हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ले लेते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो स्टेट ऑफ मैटर ले लेते हैं, उसकी बेस पर अगर हम अरेंज कर रहे हैं। अब स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमारे पास तीन जो है वो चीज़ें आ जाती है। एक हमारे पास क्या होता है? सॉलिड, वैसे तो चार होती है स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है जी। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और लिक्विड स्टेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, गैस स्टेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो है हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लासीफाई कर रहे हैं एलिमेंट्स को। तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन होगी वो क्या कौन करता था? अल-राज़ी करता था। और इसने सबसे पहले जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। और एलिमेंट्स को अभी क्लासीफाई किया था, इसने ये नहीं बताया कि मेन जो चीज़ थी कि किस बेस पर करना है, एटॉमिक मास की बेस पर या एटॉमिक नंबर की बेस पर, जो असल बन सकता है पीरियोडिक टेबल। लेकिन इसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर अरेंज किया। जैसे एक फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पर अगर हम अरेंज करें तो सॉलिड के अंदर कौन से आएंगे, लिक्विड में कौन से आएंगे और गैस में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो क्लासिफिकेशन हो जाएगी। तो ये जो अल-राज़ी था इसने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी और ये काफ़ी बहुत बड़ा जो है वो साइंटिस्ट था। एक तो केमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा वर्क था, और दूसरा जो है इसका तिब के अंदर, मतलब मेडिकल फील्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका काम था। लेकिन हुआ क्या, अब इसने जो है बताता चलूँ कि अल-राज़ी ने 224-25 के करीब किताबें लिखी थी, मतलब 225 के करीब किताबें लिखी हैं। लेकिन हुआ क्या कि इसने जो है अब वो जो तिब वाला काम था, केमिस्ट्री वाला काम था, वो सारा किया और उसके बाद जो है जंप कर दिया किसके अंदर? मेटाफिज़िक्स के अंदर, ठीक है जी। अब मेटाफिज़िक्स जो है वो थोड़ी सी न्यू ब्रांच थी जिसके बारे में अभी काम करना चाहिए था, और बाकी साइंटिस्ट जो है थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। और इसके ज़माने के अंदर ये 1900 या 1000 सेंचुरी के अंदर था, ठीक है जी, 9th सेंचुरी या 10th सेंचुरी के अंदर, ठीक है जी। और इस ज़माने के अंदर और भी साइंटिस्ट थे, जैसे कि इब्न अल-हैसम था, अल-बैरूनी था, अबू अली सीना था। तो इस तरह के साइंटिस्ट भी इसके ज़माने में मौजूद थे और वो फिज़िक्स के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब इसने क्या कहा कि ये जो मेटाफिज़िक्स है ये इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये पागलों वाला सब्जेक्ट है, और इसके बारे में जो भी काम करते हैं ये फजूल होता है, मतलब आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है। मैथ और फिज़िक्स को मिला के मेटाफिज़िक्स तकरीबन बनती है। तो वो जो साइंटिस्ट थे इसके ज़माने के, जैसे अल-बैरूनी था और जो है अबू अली सीना था, तो उन्होंने क्या कहा कि अब वो उस पर काम कर रहे थे और उन्हें उसके फ्यूचर हॉरिजन्स नज़र आ रहे थे, जो कि आज नज़र भी आते हैं कि मेटाफिज़िक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारी इन्वेंशंस होती हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो है पागल हो चुका है और इसको जो है किसी पागल खाने के अंदर भर्ती करवा दो, क्योंकि जैसे ही पहले ये कीमिया के अंदर, ठीक है जी, केमिस्ट्री के अंदर या मेडिकल फील्ड में जब काम कर रहा था तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, और जैसे ही ये मेटाफिज़िक्स की तरफ गया है तो इसका दिमाग जो है थोड़ा सा हिल गया है। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री थी जो कि इसने कुछ कांड किए थे। फिर उसके बाद आ जाता है जी अल-राज़ी के बाद आ जाता है डोब्राइनर, और डोब्राइनर ने क्या काम किए थे तो ये हम देख लेते हैं। मोर स्पेसिफिकली डोब्राइनर के ट्राइएड्स जो हैं उनको ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो डोब्राइनर जो है उसके बारे में हम देखते हैं जी।
ये जो साइंटिस्ट है इसने काम जो है तकरीबन 1960 या 70 के राउंड अबाउट में किया था, ठीक है जी, 960 या 70, मतलब 900 कुछ था सदी। तो अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं डोब्राइनर का काम। डोब्राइनर, अब ये वाला जो साइंटिस्ट था ये तकरीबन जो है 1829 के अंदर जो है वो साइंटिस्ट मौजूद था, और इसने जो काम किया था ये 1829 के दरमियान में काम किया था। अब मैंने आपको पिछले टेबल के अंदर, पिछले उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था व्हाई इट इज़ नीडेड में कि 1800 के अंदर जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे 31 हुए थे, और 1865 के अंदर ऑलमोस्ट जो है 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो ये बीच का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर तकरीबन जो है 40, 42, 45 इस तरह ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए होंगे, और यही इसकी लिमिटेशन भी आगे चल के हम देखेंगे। तो अभी फिलहाल देखते हैं कि डोब्राइनर जो है उसने क्या किया था। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, इसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास की बेस पर ही कह देते हैं, ठीक है जी, और ग्रुप्स बनाए 3-3 एलिमेंट्स के, ठीक है जी। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, अरेंज एलिमेंट्स को अरेंज किया, और कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया, 3 एलिमेंट्स। किसके अंदर, ग्रुप के अंदर, और उस ग्रुप को जो है उसने नाम दिया ट्राइएड्स का, ठीक है जी। किस चीज का नाम दिया है, ट्राइएड्स का नाम दिया है। और यहां से ही एक और डेफिनेशन जो है वो निकल के आती है, लॉ ऑफ ट्राइएड्स। लॉ ऑफ ट्राइएड्स जो है वो क्या होता है, लॉ ऑफ ट्राइएड क्या होता है कि ये जो ट्राइएड, ये जो ग्रुप इसने बनाया था, अब काफ़ी सारे जो है वो ग्रुप इसने मतलब 5 के करीब या 5 या 6 ग्रुप जो है वो इसने बनाए थे, 5 ग्रुप ऑलमोस्ट बनाए थे। तो ये जो इसने ग्रुप बनाए थे, तो इस तरह जो है वो ग्रुप बनाए थे जिसके अंदर 3-3 एलिमेंट्स जो है वो मौजूद थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है, तो इस तरह के जो है वो ग्रुप बनाए थे जिसके अंदर 3-3 एलिमेंट्स मौजूद थे। अब इसने कहा कि फर्स्ट, ये जो लॉ ऑफ ट्राइएड जो है वो क्या बताता है कि फर्स्ट और जो थर्ड है उसकी अगर हम एवरेज लेते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो उसके एटॉमिक मास की एवरेज लेते हैं, तो सेकंड वाला जो है, ये जो मिडल वाला है, उसकी एटॉमिक मास जो है वो आ जाता है, ठीक है जी। क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड दोनों के एटॉमिक मास की क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, तो मिडल वाला जो है एटॉमिक मास आ जाता है। ये जो है लॉ ऑफ ट्राइएड कहलाएगा, ठीक है जी, कि एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट is almost equal to middle element। तो फर्स्ट और थर्ड वाला जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मासेस का एवरेज लेते हैं, तो मिडल वाले का एटॉमिक मास जो है वो आ जाता है। ये लॉ ऑफ ट्राइएड जो है वो बताता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या ये आता है या नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है जी। और कुछ और लिखना है तो आप यहाँ पर लिख लेते हैं जी मैग्नीशियम, ठीक है जी, मैग्नीशियम नहीं लिखते, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो इन दो को हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो आता है या नहीं आता है। इसका एटॉमिक मास होता है 7 और इसका होता है 39, ठीक है जी। अब दोनों का एवरेज जो है वो ले लेते हैं, एवरेज यहाँ पर ले लेते हैं अलग से कि 7 + 39 बाय क्या करते हैं, 2 करते हैं। तो ये एवरेज जो है कितना आएगा, 46/2 और ये आ जाएगा 23। तो मतलब ये जो है 23 आना चाहिए, और सोडियम यहाँ पर मौजूद होता है तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23 ही होता है। तो ये एक्यूरेट हो गया है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो हम लिख देते हैं, यहाँ पर होता है कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 और ये होता है 137, ठीक है जी। तो अगर हम इसकी एवरेज जो है मालूम करते हैं, 40 + 137/2 कर देते हैं, 177 बाय क्या आ जाएगा 2 और 88.5 होता है, और इसका ऑलमोस्ट 80 होता है, 88 होता है। तो तकरीबन जो है वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो इस तरह ये लॉ ऑफ ट्राइएड कुछ एलिमेंट्स के अंदर फॉलो होता है। लेकिन इसका जो है डीमेरिट क्या होगा कि डीमेरिट इसका ये होता है कि इसके पास जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे
चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि डीमेरिट इसका क्या बनेगा, डीमेरिट इसका ये है कि इसके वक्त तक एलिमेंट्स जो है वो बहुत कम डिस्कवर थे। अभी मैंने आपको बताया 40 से 42 एलिमेंट्स से तकरीबन डिस्कवर हो चुके होंगे। तो 40 से 42 एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया था और तमाम को अरेंज कर भी नहीं पाया था। इसने सिर्फ 15 से 18 एलिमेंट्स को 5 या 6 ग्रुप बनाए थे। तो हर एक ग्रुप के अंदर अगर 3-3 एलिमेंट्स लगाएं तो 15 या 18 एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया था, बाकी एलिमेंट्स जो है वो अरेंज नहीं हुए थे। ठीक है जी। तो डीमेरिट इसका ये होगा कि इसके वक्त तक कुछ एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे और इसने क्या किया था, सिर्फ कुछ चंद एलिमेंट्स को, उनमें से भी चंद एलिमेंट्स को उसने क्या किया था, अरेंज किया था। तो ये जो है इसका क्या बनेगा, डीमेरिट बनेगा। तो अरेंज ओनली फ्यू एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ चंद ही एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया था। तो ये इसका क्या बन जाएगा, डोब्राइनर का डीमेरिट बन जाएगा। नेक्स्ट जो है हमने इसके बाद 2 साइंटिस्ट पढ़ लिए, तीसरा साइंटिस्ट जो है न्यूलैंड के बारे में पढ़ना है कि न्यूलैंड ने क्या काम किया था। आपको बताते चलूँ कि ये जो न्यूलैंड था ये म्यूज़िक और केमिस्ट्री दोनों चीज़ों को जानता था और इसने क्या किया था, मौसीकी के जो 7 सुर होते हैं और केमिस्ट्री के 7 सुरों को आपस में मिला दिया था। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि ये जो न्यूलैंड है इसने किस तरह मौसीकी के सुरों को केमिस्ट्री के एलिमेंट्स के साथ मिला के और एक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।